हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 20 तक पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 25। जनरली ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस बात करते हैं कॉम्पनसेशंस के बारे में कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पर्सन कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है, क्या कोर्ट का किन किन सिचुएशंस में मना कर देगा कॉम्पनसेशन देने के लिए। ठीक है, आ जाइए स्क्रीन पे, हम पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 बोल रहा है कि इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्लेंटिफ क्या कर सकता है, कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है इन एडिशन टू द परफॉर्मेंस। इन एडिशन है, ये जो नया वर्ड है ये सब्स्टिट्यूट हुआ है जो है अमेंडमेंट 2018 के द्वारा। क्या बोल दिया, वापस बोलते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट में प्लेंटिफ क्या कर सकता है, वो स्पेसिफिक रिलीफ तो मांग ही रहा है, साथ साथ वो बोलेगा कि सर मुझे कॉम्पनसेशन भी दे दीजिए। ठीक है, कोर्ट बोलता है, कोर्ट अलाउ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मांग नहीं सकता, वो इन एडिशन मांग सकता है। सेकंड नंबर पे सिचुएशन जो बता रही है, मतलब मान लीजिए कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है, प्लेंटिफ ने ए ने कहा कि सर मुझे स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए बी के खिलाफ, तो कोर्ट को लग रहा है कि नहीं नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ तो नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन दिलवा देना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट यही है, पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन का जो सेकंड पॉइंट है कि इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought not to be granted to the plaintiff but the plaintiff is entitled to compensation for breach done by defaulting party, it shall award him such compensation accordingly। इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि आप इसमें क्या नहीं मांग रहे, परफॉर्मेंस नहीं मांग रहे, लेकिन कॉम्पनसेशन कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए ए ने कहा कोर्ट में जाकर कि सर मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए बी के खिलाफ, लेकिन कोर्ट को लग रहा है, मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पे लग रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ तो क्या है, सफिशिएंट नहीं है, स्पेसिफिक रिलीफ देना जस्टिफाई नहीं है इस केस के लिए, मुझे इसको कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे वो पर्सन उसको कोर्ट क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दिलवा देगा एंड उसे कॉम्पनसेशन भी दिलवा देगा। थर्ड पढ़ते हैं कि if in any suit the court decides that a specific performance ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the just satisfy and satisfy the justify the case, मतलब satisfy to justify the case, ये मतलब क्या नहीं है, जस्टिफाई नहीं है कि यदि इसको हम अकेला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिला दें तो ये जस्टिफाई नहीं है, वो क्या कर देगा, उसे कॉम्पनसेशन में दिला दे। परफॉर्मेंस नॉट जस्टिफाई देन बोथ, बोथ में क्या, परफॉर्मेंस प्लस कॉम्पनसेशन। ठीक है, और कॉम्पनसेशन की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 73 कुछ नहीं कहता, यही कहता है कि पर्सन को क्या होना चाहिए, रीजनेबल अमाउंट मिलना चाहिए, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम, उसे मिलना चाहिए रीजनेबल अमाउंट। फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं कि कंपनसेशन ओनली व्हेन क्लेम्ड, मतलब जब कंपनसेशन कोर्ट कब देगा, जब वो क्लेम किया गया है। यदि पार्टी क्लेम नहीं करती है तो कॉम्पनसेशन नहीं देगा, लेकिन यदि पार्टी रिक्वायर करती है तो कोर्ट अलाउ कर देगा कि लेटर स्टेज पे वो क्या कर दे, अमेंडमेंट कर दे, मतलब कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है लेटर स्टेज पे भी। आई होप आपको सेक्शन 21 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 भी सिंपल बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है कि कोई पर्सन, मान लीजिए ए जा रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में कि सर मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, अब लेकिन सेक्शन 22 ये बोलता है कि सिर्फ ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। अब कोर्ट का काम यही थोड़ी कि बार बार केसेस लड़ते रहे, केसेस सुनते रहे, तो वो कोर्ट ये क्या दे रहा है, सेक्शन 22 क्या बोल रहा है कि आप कोर्ट में यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं तो आप कोर्ट से पजेशन, पार्टीशन, सेपरेट जो भी आपको रिलीफ चाहिए वो भी आप मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग कोर्ट में जाएंगे, पार्टीशन के लिए अलग कोर्ट में जाएंगे, पजेशन देने के लिए। जिस कोर्ट में आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा है उस कोर्ट में आप क्या मांग सकते हैं, पोजीशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजीशन, सब चीजें मांग सकते हैं। और मान लीजिए कि यदि आपने, मतलब यदि आपने मान लीजिए कोई अमाउंट डिपॉजिट करा दिया और वो सामने वाला पर्सन डिफॉल्ट कर देता है, तो आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि सर मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए जमा करा दिए थे, आप प्लीज ये अर्नेस्ट मनी है, डिपॉजिटेड अमाउंट मुझे वापस करवा दीजिए। ठीक है, तो आप साथ ही साथ आप कंपनसेशन तो मांग ही सकते हैं, मैंने आपको बताई दिया। पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 22। Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc. Any person suing for a specific performance of contract
फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे इन एप्रोप्रिएट केस, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली कब करवा सकते हैं कि फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप एडिशनली और क्या मांग सकते हैं, पोजीशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस और एनी अदर रिलीफ टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड, मतलब कोई अदर रिलीफ जिसके लिए वो क्या है, एंटाइटल्ड है, इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ एनी अर्निस्ट मनी। अर्निस्ट मनी वही मैंने बोला था आपको, 10 लाख रुपए जो इनिशियल स्टेज पे उसने जमा करवा दिए थे, and deposited paid by him in case his claim for specific performance if is refused। यदि इसका specific performance refuse कर दिया जाता है, बोलेगा कि सर मुझे जो मैंने मेरे पैसे डिपॉजिट कराए हैं प्लीज आप वो तो वापस करवा दीजिए। और सेकंड पॉइंट सेम है कि कंपनसेशन तब दिया जाएगा जब उसने क्लेम किया है, और यदि नहीं भी क्लेम किया तो लेटर स्टेज पे वो अमेंड करके क्लेम कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 23 क्या कहता है, इसके लिए हम आते हैं स्क्रीन पे। सेक्शन 23 क्या बोल रहा है मैं आपको समझाती हूँ। ए ने और बी ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने जो एग्रीमेंट लिखा उसमें क्या कहा था कि मैं तुझे 100 बोरी गेहूं की दूंगा, लेकिन, और ये क्या करना था, ए को अर्जेंटली किसी पर्सन को, मतलब अर्जेंटली गांव में ये 100 बोरी गेहूं या जो 50 बोरी गेहूं ये सेल करने थे, इसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या लिखा इस एग्रीमेंट में, कहा कि यदि मैं 100 बोरी गेहूं नहीं दे पाए, यदि कोई पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसको क्या देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो क्या हुआ, बी ने गेहूं नहीं दिए, बी ने कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया, ब्रीच। बी है, बी क्या है, तैयार है 10 लाख रुपए देने के लिए, क्योंकि क्या लिखा था एग्रीमेंट में, लिखा था कि 10 लाख रुपए दे दूंगा। बी बोल रहा है नहीं नहीं मेरी मर्जी नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं तुझे 10 लाख रुपए दे दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब लेकिन क्या बात हुई, इस 10 लाख को हम 1 लाख कर देते हैं। अब लेकिन क्या बात हुई, इसको अर्जेंटली डिलीवर करने थे, तो उसके लिए अभी क्या होता है, कभी कभी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, कभी कभी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मनी, किसी किन्हीं किन्हीं जगहों पे मनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन टाइम। ये बोल रहा है कि भाई मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गेहूं की बोरी चाहिए। ये जो गेहूं की बोरियां है ना, इसको गेहूं की बोरी मुझे डिलीवर करा, मुझे कहीं पे अपने, मैंने भी किसी और जगह से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मुझे 100 बोरी बोरी डिलीवर करनी है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट देखेगा कि यार ये जो अमाउंट, ये डैमेज का अमाउंट जो एग्रीमेंट में लिखा था, ये सिर्फ डराने के मकसद से लिखा था। ठीक है, यहाँ का जो मेक्स मकसद था, इस एग्रीमेंट का मेन मकसद तो क्या था, ये 100 बोरी डिलीवर कराना ही था। चाहे बी, चाहे बी क्या बोल रहा है कि हाँ भाई मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए से क्या है, 10 लाख रुपए से एक का काम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको क्या करवाना है, यहाँ पे इसको बोरी ही डिलीवर करवानी पड़ेगी। आते हैं मेन स्क्रीन पे, आपको समझ में आ जाएगा। लिक्विडेशन ऑफ बार, लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, की यदि लिक्विडेशन ऑफ डैमेज एग्रीमेंट में लिखा भी है कि कितना डैमेज को हम लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बार नहीं हो। पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, कि बी के पास में, बी के पास में आप आराम से 100 बोरी है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मेरे को नहीं देनी, मैं तुझे 10 लाख रुपए दे दूंगा। स्पेसिफिकली एनफोर्स तो कर ही सकता है ना, बी, बी के पास में बोरी है तो दे ही सकता है वो, लेकिन वो मना कर रहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपरली टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स मे बी सो एनफोर्स, उसे उसको एनफोर्स किया जा सकता है, दो सम बी नेम्ड इन इट एज द अमाउंट टू बी पेड इन कॉज ऑफ इट्स ब्रीच इन द पार्टी इज डिफॉल्टिंग इज विलिंग टू पे। बी बोल रहा था कि हाँ भाई मैं पे करने के लिए तैयार हूँ 10 लाख रुपए, but if the court is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract, मैंने क्या कहा कि सिर्फ डराने के लिए 10 लाख रुपए का था, and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। When enforcing specific performance under this section, the court shall not decree payment of some money so named in the contract। बट अब लेकिन यहाँ पे कोर्ट यदि उसको बोल रहा है बी को कि तू 100 बोरी डिलीवर तो करा, लेकिन साथ साथ वो ये नहीं बोल सकता कि वो 1 लाख रुपए भी दे। ठीक है, या तो कोर्ट बोलेगा कि 1 लाख रुपए दे, वैसे तो कोर्ट को लगेगा ही नहीं, कोर्ट 1 लाख रुपए देने के लिए बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है कि एसेंस क्या है, एसेंस तो वो बोरियां ही हैं। लेकिन कोर्ट अब ऐसे नहीं बोल सकता कि बोरी भी दे और 1 लाख रुपए भी दे। सेम बात सेकंड पॉइंट बोलता है।
ठीक है, द कोर्ट शैल नॉट डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाइए सेक्शन 24। सेक्शन 24 स्क्रीन पे आते हैं। पहले क्या बोल रहा है सेक्शन 24? देखिए सेक्शन 24 ए ने बी पे क्लेम किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम। कोर्ट ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया या डिसमिस कर दिया कि भाई मैं तुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलवा दूंगा, तू एंटाइटल ही नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि मतलब क्वेश्चन क्या है कि क्या ए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है क्या? कोर्ट से बोल रहा है कि सर हाँ ठीक है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत दो, लेकिन मुझे कॉम्पनसेशन दिला दो। सेक्शन 24 लगाता है बार कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो अब आप कॉम्पनसेशन भी नहीं ले सकते हो। अदर रिलीफ जो भी है, कुछ भी आप अर्नेस्ट मनी और ये सब चीजें ले सकते हो, लेकिन आप कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते हो। कॉम्पनसेशन पे क्या लगा देता है, ये बार लगा देता है। स्क्रीन पे आते देखिए, बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट इज डिसमिस्ड। मतलब क्या करा, सूट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उसको डिसमिस कर दिया। इट शैल ऑल्सो द बार प्लेंटिफ्स राइट टू sue फॉर कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और पार्ट बट shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled। लाइक मैंने बोला ना, अर्नेस्ट मनी, डिपॉजिटेड मनी, ये जो भी रिलीफ है वो अलग क्लेम कर सकता है, लेकिन कॉम्पनसेशन का क्लेम नहीं ला सकता। सूट में क्या किया गया था, इन अब्दुल रहमान वर्सेस रहीम बख्श AIR 1929 plaintiff's right to file a suit for refund of earnest money or security is not barred under this section। मतलब कॉम्पनसेशन का क्लेम नहीं ला सकता, लेकिन ये जो अर्नेस्ट मनी है, सिक्योरिटी उसने डिपॉजिट कराई है, उसके लिए क्लेम ला सकता है। आई होप आपको सेक्शन 21 से 24 याद हो गई होंगे। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है, एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। कि जो हमने 9 से लेकर 24 जो सेक्शंस पढ़े, ये जो सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 25 बोल रहा है कि ये जो सेक्शन अवार्ड्स पे भी क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। लेकिन कौन से अवार्ड्स पे अप्लाई होते हैं, जहां पे आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स अप्लाई नहीं होते हैं। पढ़ लीजिए, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई टू अवार्ड्स ऑन विच द आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई। और साथ ही साथ किस पे अप्लाई होते हैं, एंड टू डायरेक्शन इन विल और कोडिसल टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेटलमेंट। तो ये विल, जो कोई डायरेक्शन दिया गया विल और कोडिसल में टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेटलमेंट, उन पर भी सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 24 अप्लाई होते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। 9 से लेकर 25 हमने पढ़े, आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।